जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और ये डेंगू के सिलसिले की दूसरी वीडियो है। इसमें मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि बीमारी को तशख़ीस कैसे करना है, कंफर्म कैसे करना है, क्या हमें वाइट सेल और प्लेटलेट के ज़रिए परेशान होने की ज़रूरत है, क्या ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत है या नहीं है, और क्या हमें प्लेटलेट्स की ख़ुसूसियत से ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको आप इस तरह से समझिए कि डेंगू बुखार की बेसिकली उसमें 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा फिब्राइल स्टेज है जो 3 से 7 दिन रह सकता है। दूसरा हिस्सा इसका जो है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल फेज़। ये फिब्राइल स्टेज के ख़त्म होते ही 48 घंटे मैक्सिमम रहता है, इससे कम भी हो सकता है। और तीसरा इसका हिस्सा है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज का पहली बात जो होती है वो ये कि एक रैश अपीयर होना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव में जलन शुरू हो जाती है और मरीज़ को ये लगता है कि पता नहीं बड़ी शदीद उसे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। मरीज़ों का अगर आपने डेंगू सस्पिशन के साथ आया, 2 दिन का बुखार था, आपने उसका वाइट सेल काउंट देखा और अगर वो 4000 से नीचे है तो इसको हम डेंगू प्रोबेबल कह देंगे। इस प्रोबेबल पेशेंट को कंफर्म करने के लिए अगर हम फौरी टेस्ट अगर तीसरे से 5वें दिन तक है तो हम NS1 करवा सकते हैं। ये एक नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, 3 दिन से पहले पॉजिटिव नहीं होती, इसी तरह से 5 दिन के बाद भी ये पॉजिटिव नहीं रहती। PCR टेस्ट अलबत्ता जितने दिन फीवर रहेगा वो पॉजिटिव रह सकता है। इसके अलावा अगर 5 दिन से ऊपर टाइम हो सकता है तो 6-7वें दिन से डेंगू सीरोलॉजी IgM पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। IgG का पॉजिटिव होना उमूमी तौर पे पहले इन्फेक्शन में 2 हफ्ते के बाद होता है। हाँ, अगर किसी को पुराना इन्फेक्शन डेंगू का रह चुका है तो इसका हम पता फौरी तौर पे चला सकते हैं क्योंकि उसकी IgG पॉजिटिव होगी। तो अगर हम डे 1 पे ही उसकी IgG कराते हैं और उसकी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि वो पुराने इन्फेक्शन की वजह से है। और ऐसे मरीज़ का हम IgG फिर 4 दिन के बाद कराएंगे, ये देखने के लिए कि वो क्या 4 गुना IgG बढ़ गया या नहीं बढ़ा। खैर, ये तो बात हुई डेंगू वायरस को कंफर्म करने के बारे में, जिसमें PCR, NS1 उनके डेज़ की बात हुई, IgM और IgG एंटीबॉडीज़ की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि हमें बेसिकली हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, वाइट सेल और प्लेटलेट्स को क्यों बार बार मेजर करने की ज़रूरत है। जब कभी क्रिटिकल स्टेज स्टार्ट होती है तो वाइट सेल काउंट जो नीचे जाता हुआ है उस पॉइंट से जब क्रिटिकल स्टेज स्टार्ट हो रही है उसने राइज़ करना शुरू कर देना है। सो आपको जो ऑब्जर्वेशन हर 12 घंटे बाद करना है उसमें यह है कि आपका वाइट सेल काउंट जो नीचे जा रहा था अब वो ऊपर आना शुरू हो गया या नहीं हुआ। दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ क्रिटिकल फेज़। दूसरी बात, जो प्लेटलेट काउंट नीचे आ रहा है क्रिटिकल स्टेज के दौरान वो ज़रा तेज़ी के साथ नीचे आता है और जैसे ही वो नीचे आता आता ऊपर जाना शुरू हो जाए तो दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ क्रिटिकल फेज़ एंड स्टार्ट ऑफ रिकवरी फेज़। सो प्लेटलेट काउंट का नीचे आना एज ए डॉक्टर मेरे लिए इंडिकेटर है कि उसकी क्रिटिकल फेज़ अब एंड हो रही है। वाइट सेल का ऊपर जाना एक इंडिकेटर है कि ये क्रिटिकल फेज़ स्टार्ट हो रही है। न मैंने इस वाइट सेल को ऊपर लाने के लिए कोई दवा देना है, ना उमूमी तौर पे इस प्लेटलेट काउंट को नीचे से ऊपर लाने के लिए कोई दवा देना है, क्योंकि इस बात को याद रखें कि क्रिटिकल फेज़ जिसको लीकी फेज़ भी कहते हैं, अगर इसमें ज़्यादा फ्लूइड दे दिया जाएगा या ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कर दिए जाएंगे या प्लेटलेट्स दे दिए जाएंगे तो ये सारे के सारे लीक होंगे और यही लीकी फेज़ है जिसमें कि फ्लूइड को कैलकुलेटेड अमाउंट में देना है। सो अगर हम ज़्यादा फ्लूइड्स दे देंगे, ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन्स कर देंगे तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बढ़ जाएगा। मेजॉरिटी मरीज़ों में प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, मेजॉरिटी मरीज़ों में प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना ही नीचे चला जाए। इट्स जस्ट एन इंडिकेटर। हाँ, अगर किसी चीज़ पे ये डिसाइड करना है तो वो हीमोग्लोबिन है या हेमाटोक्रिट है कि अगर वो फॉल करें ऐसी कंडीशन में जब आप डेंगू सीरोलॉजी कर रहे हैं, डेंगू CBC करवा रहे हैं, तो फिर आपको ये डिसीजन लेना है कि हाँ मैं इसे पैक्ड सेल या होल ब्लड लगा देता हूँ। इसी तरह से ऐसे तमाम मरीज़ जिनको के आप देख रहे हैं कि जिनकी हेमाटोक्रिट बढ़ना शुरू हो जाए, 20% से ज़्यादा बेसलाइन से बढ़ना शुरू हो जाए, तो हमें डिसाइड ये बात करना है कि इनको हम फ्लूइड दें, कैलकुलेटेड अमाउंट में फ्लूइड दें। यहाँ पे मैं कुछ वार्निंग फीचर्स की बात करूँगा जो आप घर में रहते हुए भी अपने मरीज़ की देख सकते हैं। कुछ क्लिनिकल हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशनल हैं।
क्लिनिकल में ये आता है कि मरीज़ को बार बार मतली हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, स्पेशली दाएं तरफ पसलियों के नीचे दर्द हो रही है, या पेट फूल गया है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि फेफड़े में या पेट में पानी पड़ गया है, या ऐसे मरीज़ों को पेशाब की कमी हो गई है, या वो बहुत इरिटेबल हो गए हैं, या उनके हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, या उनका ब्लड प्रेशर चेक करने के ऊपर जो पल्स प्रेशर जिसे हम कहते हैं, आपने उमूमन सुना होगा ब्लड प्रेशर 120/80 है। सो 120/80 में 120 से 80 निकालें तो ये 40 बनता है, हम इसे पल्स प्रेशर कहते हैं। इस पल्स प्रेशर ने अगर गिरना है तो इसका मतलब ये है कि हमें फ्लूइड के बारे में डिसाइड करना है। ये पल्स प्रेशर अगर 25 से नीचे या 20 से नीचे जाता है तो यकीनन ऐसे मरीज़ को हमें फ्लूइड देने की ज़रूरत होगी। सो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको ये समझने में आसानी होगी कि वार्निंग साइंस क्या हैं और हमें किस पेशेंट को, और इसमें स्पेशली पेशाब का आउटपुट भी वार्निंग साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कम से कम 1/2 ml/kg, यानी अगर किसी का 60 किलो वज़न है तो 1 घंटे में उसको कम से कम 30 ml पेशाब ज़रूर आना चाहिए। सो ये कैलकुलेशंस हैं वार्निंग साइंस की जो डिसाइडर हैं कि किस पेशेंट को फ्लूइड देने की ज़रूरत है, किस पेशेंट को हमें ब्लड या पैक्ड सेल देने की ज़रूरत है, और उमूमन मेगास जो किट्स हैं प्लेटलेट्स की वो उमूमन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये समझने में आसानी होगी कि वार्निंग साइंस क्या है, किन मरीज़ों को हम बेसिकली ये प्लेटलेट का लो होना या वाइट सेल का लो होना ये कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं है, ये तो सिर्फ इंडिकेटर्स हैं क्रिटिकल फेज़ के स्टार्ट और एंड के। और एक दफ़ा रैश अपीयर हो जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रिकवरी फेज़ का स्टार्ट हो गया है। सो मुझे उम्मीद है कि इससे खौफ में कमी पैदा होगी कि किसी मरीज़ को अगर प्लेटलेट लो हो गए तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, वार्निंग साइंस को क्लोज मॉनिटरिंग की क्लिनिकली ज़रूरत है। अगर आप घर में ऐसा ऑपरेटर्स रख सकते हैं, मरीज़ के पेशाब की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो इवन अस्पताल आने की भी ज़रूरत नहीं है। और डेंगू CBC ज़रूर बार बार कराने की ज़रूरत है हर 12 घंटे के बाद। शुक्रिया।